नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक हूँ। आज हमारे साथ EMRC सेंटर में डॉक्टर मार्कंडे राय हैं। आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन हैं और इंडो पैसिफिक जो फोरम है उसके भी इंटरनेशनल चेयरमैन हैं। वासुदेव कुटुंबकम का एक प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल पीस फाउंडेशन इंडिया ने किया था, तो मैं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में डॉक्टर राय से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर राय कि जितने भी फ़िलासफ़िकल स्कूल्स हैं, थॉट्स हैं, जितने भी थियोलॉजीज़ हैं, उसमें वसुदेव कुटुंबकम जैसी बहुत सारी बात जो है वो देखने को मिलती है। और उससे पता लगता है कि क्योंकि भारत में जो अनुसंधान था, जो महाउपनिषद का आपने उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम का जो उल्लेख किया, तो वो तो बहुत हज़ारों साल पुराना था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन में उतरा और कहीं ना कहीं सभी फिलॉसफी में यूनिवर्सलिटी की, एक वसुदेव कुटुंबकम की, वन फैमिली की, ब्रदरहुड की या एकत्व की, जिसको हम आज दीनदयाल जी के शब्दों में कहें तो एक आत्मा की बात जो है वो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से बनी रही है। लेकिन उस सब को रिसर्च करके एक जगह पे लाना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसको प्रस्तुत करना है ना, ये काम जो है ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से हुआ जी। और इसके बाद फिर बिहेवियरल फ्रेमवर्क पे काम किया, क्योंकि यदि फ़िलासफ़ी व्यवहार में नहीं उतरती है तो उसका कोई अर्थ नहीं बचता है। तो इसलिए बिहेवियरल फ्रेमवर्क बनाए, और यदि व्यवहार इथिकल फ्रेमवर्क से नहीं जुड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इथिकल फ्रेमवर्क होता है, तो इथिकल फ्रेमवर्क हम लोगों ने उसमें प्लान किए। और फिर जो इथिकल फ्रेमवर्क है उससे सिस्टम में भी आना चाहिए। तो अब ये एक बड़ी चुनौती की बात थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोगों का एरिया नहीं था, सिस्टम को हम लोगों ने वैसा पढ़ा नहीं था, खासकर मैंने जो है उसका अध्ययन नहीं किया था। फिर मुझे लगा कि यदि हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं और राइट यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, राइट कंजम्पशन की बात करते हैं, तो शायद एक मार्गदर्शन जो है उसमें से निकल के आएगा। तो जो चौथा उसका जो चैप्टर था वो सर्कुलर इकोनॉमी को लेके था, और सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से कैसे हम राइट यूटिलाइजेशन को पहचान सकते हैं, राइट कंजम्पशन को पहचान सकते हैं, और उसके आधार पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, विशेष रूप से जो अमीरी गरीबी का खाई है, उसकी जगह पे हम एक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल की बात कर सकते हैं ना। जैसा कि आपने बताया था कि SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भी इसमें लेना है पुस्तक में। तो एक एक सस्टेनेबल गोल को लेकर, है ना, जो भी कुछ कहा गया है और उसको वसुदेव कुटुंबकम से कैसे अलाइन किया जा सकता है, इस पे हमारी टीम ने काम किया। डॉक्टर राय आप उसके मार्गदर्शक रहे हैं, प्रोफेसर एक प्रभास सिन्हा जी हैं, उनका भी उसमें थोड़ा सा गाइडेंस हमको मिला, लेकिन हम इसमें सफल हो गए। और ये केवल कलेक्शन आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है जिसमें 1000 से ज़्यादा रिसर्च रेफरेंसेस जो है वो इसमें दिए गए हैं। ये पुस्तक है जो है इसमें है, और सभी यूनिवर्सल फ्रेमवर्क को टेबुलाइज किया है, उसके टेबल्स हम लोगों ने उसके डेवलप किए हैं। और इसके बाद जो बिब्लियोग्राफी है वो बिब्लियोग्राफी को भी कवर किया है। लेकिन जो मूल चुनौती ये थी कि इस किताब का पब्लिकेशन कौन करेगा, तो वो सर के मित्र हैं डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी, तो वो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने ये निश्चय किया कि इस किताब का प्रकाशन जो है वो करेंगे। इसमें पीछे जो है उसका उल्लेख है, और उनका एक इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल रिलेशन का है, दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन में इसका प्रकाशन हुआ। ये एक भाग है जो जिसके कारण से ये बात आई। लेकिन सर का जो दबाव ये था कि रिकमेंडेशंस और वे फॉरवर्ड, यदि ये नहीं होता है तो वो वैसे ही रिसर्च डॉक्यूमेंट हो जाएगा और लाइब्रेरियों में जाके वो पड़ा रहेगा। तो दो बातें थी कि इसको मोमेंटम कैसे बनाना, मूवमेंट कैसे बनाना। तो फिर हम लोगों ने उसका स्ट्रेटजी प्लान किया। सर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो हैं वो उसके प्रमुख
ट्रस्टियों में से हैं। तो वहाँ एक इंडो पैसिफिक फोरम का कॉन्फ्रेंस प्लान किया, जिसमें जितने भी इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया। उसमें कई एक्स एम्बेसडर और केन्या की शायद एम्बेसडर आई थी ना सर, विनी, हाँ, विनी आई थी। और फिर इस किताब को उसमें लॉन्च किया गया। जब पहली बार हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी भी उसमें थे। और सर के प्रयास से, है ना, भारत के भी जो डिप्लोमेट हैं, जो रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, जो अनेक देशों में राजदूत रहे हैं, वो भी थे। और जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट लोग थे, BHU और JNU के प्रोफेसर लोग थे, वो सब लोग थे। उनके बीच में इस किताब की लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि यदि पब्लिक उसमें ले जाना है तो ज़रूरी था। और फिर एक ऐसा संयोग बना कि नितिन गडकरी जी ने जो है इसका पब्लिकली विमोचन करने का स्वीकृति प्रदान कर दिया। और माननीय नितिन गडकरी जी ने अपने निवास में, अपने ऑफिस में बुला के, है ना, वहाँ पे मीडिया भी था, उस सब के सामने इस किताब को लॉन्च किया। और शायद आपने रामनाथ ठाकुर जो हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पुस्तक को लॉन्च किया। उन्होंने संयोग से 2 बार किया। संदेश उनके मैसेज भी इसमें हैं, उनका संदेश भी है। और फिर आपने पीयूष गोयल जी से भी रिक्वेस्ट की। जी। और पीयूष गोयल जी ने भी जो है इसको लॉन्च किया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था ना सर, शायद पीयूष गोयल जी का। जी। तो बहुत लोगों ने किताब को लॉन्च किया है। और जैसा पाठक जी ने बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विश्व के लिए हमको लगता है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनको 17 गोल में डिवाइड किया गया है। 17 गोल्स में, 17 गोल में, और 169 इशूज़ पे। उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जी, वो एक विश्व, एक परिवार का ही संकल्पना है कि कोई एक भी आदमी अछूता न रह जाए। दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर द वर्ल्ड civilization to become united and to protect, otherwise there will be no other chance, no one should। ये 2030 में पूरा हो रहा है, अब केवल मात्र 6 साल बाकी रह गए हैं। वैसी स्थिति में ये विश्व को एक करने में वसुधैव कुटुंबकम को, हंगर को, पॉवर्टी को, वुमेन एम्पावरमेंट को, क्वालिटी एजुकेशन को, जितने भी 17 गोल हैं उनको पूरा करने का सुनहरा अवसर है। इसमें हम लोगों की एक पुस्तक, एक आहुति है, एक यज्ञ में आहुति है कि मानव समुदाय की अगर कुछ सेवा कर सकती है किताब, तो हम लोग का माने मेहनत जो है, परिश्रम है, जो हम लोगों की परिकल्पना है, वो सफल हो जाएगी। विश्व में अगर कुछ लोगों के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए, कुछ लोगों के भी जीवन स्तर उठ जाए, कुछ लोग ही केवल छोटे अपने बुरे पराये लड़ाई झगड़े की बात छोड़ करके प्रेम, भाईचारा और बंधुत्व की बात करने लगे, सेवा की बात करने लगे, जो कि हमारा बहुत बड़ा फिलॉसफी है, इंडियन सनातन धर्म की फिलॉसफी। उस पर थोड़ा भी अपना चल पाएँ लोग, और इस पृथ्वी का, जिसको कि हम लोग माता कहते हैं, वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि माता भूमि हमारी माता है, हम उसके सब बच्चे हैं। तो ये फीलिंग जब आ जाएगी तो एक, जब सब इसी के एक बच्चे हैं, एक ही माँ है, तो नेचुरली कि हम लोग एक हैं। एक असद विप्राह तो हम लोग कहते हैं, बहुधा बदंती। नानक ने भी कहा, एक नूर ते सब जग बढ़िया, मतलब एक ही लव है, प्रकाश है, जिससे कि पूरा विश्व बना है। जी। भगवान भी कहते हैं, एक वो हम बहुश्यामी, एक में था अनेक होना चाहा तो इसकी रचना की। तो इन सब बातों का जो भी मनन चिंतन मनीषियों ने किया बहुत साल पहले, हम लोग धीरे धीरे धूल जम गई थी। आग पर जैसे राख जम जाती है तो उसको हटाना, तो ये पुस्तक काम करेगी आग पर से राख हटाने की। आग है, हम लोग, वी आर द फॉर्म ऑफ लव, पीस एंड यूनिटी। हम लोग समूह में रहना चाहते हैं। समाज, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना चाहते हैं, समाज में रहना चाहता है, और ये भी है कि प्रेम करना चाहता है, वो हमारा नेचर है। लव इज योर फॉर्म। तो जब लव इज माय फॉर्म, वी आर क्रिएशन ऑफ वन गॉड,
जब हमारा ट्रुथ, सत्य अहिंसा का हमारा जो विचार है, तो हमको लगता है कि ये पुस्तक जरूर आग पर से राख हटा करके आग को प्रज्वलित करने की। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर और लोगों के भी बातों से जाएं तो ये मानना है सबका कि 3 युग होते हैं, सतयुग, 4 त्रेता, युग हैं। द्वापर, कलयुग, चार युग होते हैं। जी। 4 युग में कलयुग में हम लोग हैं। इसके बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। सतयुग आएगा। अब समय आ गया है जी जी जबकि भारत नेतृत्व लेगा जी और कलयुग खत्म होगा और सतयुग आएगा। तो ये सब विचार करना और सोचने की बात मन में आना, जी G20 का कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनना, अब वसुधैव कुटुंबकम का मानना, ये साफ जाहिर करता है कि अब लोग जाने अनजाने ये मानने लगे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन G20 के रिपोर्ट को कई सौ करोड़ खर्च करके अलमारी में बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था, इतने लोग बुला करके। उस पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, और मेन इम्प्लीमेंटेशन इसमें भी और G20 में है, कैसे हम लोग नीली अर्थव्यवस्था, जिसको कि ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, उस ब्लू इकोनॉमी को कैसे हम लोग प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब समय आ गया है, जबकि भूभाग पर हम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत काम कर ली, हमने ग्रीन इकॉनमी, सॉइल इकॉनमी, कौन इकॉनमी कर लिया। अभी आपने सर्कुलर इकॉनमी की बात की, तो सर्कुलर इकॉनमी जब तक कि हम ब्लू इकॉनमी की बात नहीं करें तो सर्कुलर होगी कैसे? हाँ, सर्कुलर पृथ्वी गोल है। जी। तो सर्कुलर करने के लिए पृथ्वी का 2 हिस्सा भाग पानी है और वो समुद्र है। हमारी मैथोलॉजी में जो भी हमको मिला समुद्र से मिला, समुद्र मंथन से मिला, तो उसकी भी चर्चा इसमें है। और G20 में भी हार्नेसिंग द ओशन रिसोर्सेज है, 1 पेज का रिकमेंडेशन है। हम लोगों ने उसको गेस कर लिया था, भांप लिया था 2-3 साल पहले ही। तो मैं इस पुस्तक के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम का जब प्रोजेक्ट सबमिट हुआ ग्लोबल पीस फाउंडेशन में, तो डॉक्टर राय जो है कितने सतर्क रहते हैं, यदि किसी काम को करना हो कितने कमिटमेंट के साथ करना है और उसमें किस ऑनेस्टी के साथ करना है, इसको भी उन्होंने पहले से सोच रखा था। तो जब हमने इसका प्रपोज़ल सबमिट किया तो एक रिसर्च डिज़ाइन बनाने की बात आई। तो रिसर्च डिज़ाइन को हमने जैसा इस किताब में डिज़ाइन किया है कि इसमें एक फ़िलासफ़िकल पार्ट होगा, एक बिहेवियरल पार्ट होगा, एक इथिकल फ्रेमवर्क होंगे और फिर सिस्टमिक बात होगी, और इन सब में यूनिवर्सलिटी को पहचाना जाएगा। और जब ये प्रपोज़ल हमने सबमिट किया और इस पे जो GPF इंडिया है, इनके ट्रस्टियों में भी विचार हुआ, और ट्रस्टियों ने विचार करने के बाद ये कहा कि बल्कि मैं कहूँगा कि डॉक्टर राय ने ये निर्देश दिया कि दिल्ली से कुछ एक बड़े विद्वानों को, कुछ धर्माचार्यों को बुलाया जाए और उनके बीच में ये प्रोजेक्ट प्रपोज़ल जो है रखा जाए, ताकि इसकी जो स्वीकृति है और यदि इसमें कोई संशोधन आता है तो उसको संशोधन किया जाएगा। हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसका एक आयोजन किया। उसमें अलग अलग फेथ के 4 या 5 है ना, जिसमें बुद्धिस्ट थे, जैन लोग थे, है ना, इस्लाम से भी थे, क्रिश्चियनिटी से थे, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग थे, और प्रोफेसर प्री रंजन त्रिवेदी जी भी उसमें थे, और प्रेजेंटेशन हुआ उसमें। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे इस प्रोजेक्ट पे किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जिसमें उनको लगता हो। केवल कुछ सुझाव आए कि इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस होने चाहिए और केवल प्लेन टेक्स्ट ना लिखा जाए, कुछ टेबुलेशन होना चाहिए, है ना, और रेफरेंसेस कोड होना चाहिए, कुछ ऐसे ही जनरल। लेकिन जो फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क था वो, और जो बिहेवियरल फ्रेमवर्क था या जो एथिकल फ्रेमवर्क था, और जो सिस्टम को लेकर जो फ्रेमवर्क हम लोगों ने बनाया था, उस पे किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। और उसमें ये था कि इस सब का जो रिसर्च के लिए जो हमको मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएगा।
तो वो रेफरेंसेस जो है ग्लोबल लेवल पे सारे रेफरेंसेस देखे जाएंगे। ये बात आई कि यदि फ़िलासफ़िकल और थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में देखना है तो हमको ईस्टर्न फ़िलासफ़ी और उसके साथ साथ एब्राहमिक फ़िलासफ़ीज़ और जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं सबको कवर करना चाहिए। तो एक ये बड़ा चुनौती का काम था, मतलब इतना सारा रिसर्च करना, उसका रेफरेंसेस निकालना, ये बहुत कठिन काम था। तो ये सतर्कता जो है डॉक्टर राय के मार्गदर्शन में जो है रखी गई और उसके कारण से इस रिसर्च में कोई भी ऐसी विवादास्पद बात नहीं आई। फिर हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम इसमें जो क्रिटिकल भाग है, जो कंट्रोवर्सल भाग है, उस पे तो पूरी दुनिया में बहुत सारा लोग बात करते हैं। हम इसमें केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे और जो वसुदेव कुटुंबकम से जुड़ता है। तो हम इसमें कोई भी नेगेटिविटी को जो है ऊपर नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि हम इंट्रोडक्शन में भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसको तय किया गया क्योंकि ये वाला भाग उपेक्षित है ना, आलोचनात्मक भाग और जो कंट्रोवर्सी का भाग है उस पर ढेर सारा रिसर्च है। लेकिन जो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क जो वननेस की बात करता है ना, वो मटेरियल को निकालना है, ये अपने आप में बहुत चुनौती थी और इसमें बहुत मेहनत लगी है। मतलब 1000 रेफरेंसेस तो इसमें कोट किए हैं, इसका मतलब है 3-4 हज़ार रेफरेंसेस देखे गए होंगे, है ना। फिर जब ये पूरा रिसर्च तैयार हो गया तो सर ने एक रिव्यू कमेटी बनाई थी। उस रिव्यू कमेटी में इसको हर महीने इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है भेजना पड़ता था। वो रिव्यू कमेटी के चेयरमैन भी खुद डॉक्टर मार्कंडे राय साहब थे और इसके अलावा हमारे ट्रस्टी थे, एक एक्सपर्ट भी थे और ये सब लोग उसको रिव्यू करके यदि कुछ ऐसा उनको ध्यान में आता था तो वो फ़ोन करके बताते थे कि इसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो वो भी एक सतर्कता रखी कि रिसर्च जो है ऐसा ना हो कि वन मैन शो होके रह जाए, तो उसका कंटिन्यूसली रिव्यू जो है वो होता रहा।